तारीख है 11 सितंबर। तो शुरू करते हैं। तो इसको हिंदी रूपांतरण करना होगा। सबमिट कंक्लूज मोदी कॉल फॉर द वर्चुअल रिव्यू मीट इन नवंबर, ये है ना टॉपिक। और इसको हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आते हैं। शिखर सम्मेलन में संपन्न, मोदी ने नवंबर में वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाई। नई दिल्ली में आयोजन में उच्च बिंदुओं पर अफ्रीकी संघ के सदस्य और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा, क्योंकि ब्राज़ील के अगले G20 सम्मेलन की अध्यक्षता वही संभालने वाले हैं। अगले कौन संभालने वाला है? ब्राज़ील। और इसमें ट्राइका में कौन कौन से आते हैं? ट्राइका में इससे पहले इंडोनेशिया था, ठीक है, इंडोनेशिया था। उसके बाद आया भारत, इंडिया, ठीक। और अगला संभालेगा कौन? अगला संभालेगा ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील इसके बाद संभालेगा। तो यही ट्राइका है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील, ये तीनों को ट्राइका बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला G20 सम्मेलन ब्राज़ील संभालेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। G20 में 9 सितंबर में सम्मेलन के दौरान प्रस्तावों को पर हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए नवंबर में अंततः वर्चुअल रूप में बैठक करनी चाहिए। बस इसमें कुछ खास नहीं, यही आम बातें हुई हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को औपचारिक उपहार सौंपा गया है। यहाँ पर औपचारिक उपहार सौंपा गया। राष्ट्रपति पद के परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो G20 के अगले अध्यक्ष ब्राज़ील होगा, ठीक है। और इसमें आगामी राष्ट्रपति के पद के दौरान G20 में लक्ष्य आगे बढ़ेंगे। मोदी ने कहा आशा है कि आगामी राष्ट्रपति के पद के दौरान G20 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और ब्राज़ील की वर्चुअल बैठक की भारतीय प्रेसिडेंसी के अंत में आयोजित की जाएगी, ठीक है। अफ्रीकी संघ को नए G20 में शामिल किया गया। अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य होते हैं? अफ्रीकी संघ में होते हैं 55 देश। अफ्रीकी संघ में होते हैं 55 देश, ठीक है। कितने देश होते हैं? 55 देश होते हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से एक 12 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अफ्रीकी संघ में कितने सदस्य होते हैं, उसका सचिवालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई, उसमें कितने सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य कब शामिल हुआ, सबके बारे में विवरण दिया है। तो जाकर मेरे लिंक में मैं इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से उस पर समझ जाएंगे कि ये क्यों शामिल हुए और G20 अब क्यों G11 हो गया और G21 हो गया, ठीक है। तो शामिल हो गए। अब एक में कितने सदस्य हैं अफ्रीकी संघ में? 55 देश है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त घोषणा हुई इसमें और संबंध सदस्यों के बीच तीव्र मतभेदों को दूर करने हेतु सर्वसम्मति के मध्य स्तर में अपनाया गया है। बस इसमें एक बात हुई है और बैठक हुई है। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज जर्मनी के चांसलर है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप शामिल थे। तैयब एर्दोगन को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येल है, ठीक है। तो ये आपका ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, ठीक है, फ्रंट का। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोरक्को क्वेक टोल टू राइज अबाउट 2100 अल औजा प्रोविंस सफर्ड मोस्ट डाई, मतलब 2100 से अधिक लोग मारे गए हैं। कहाँ पर? मोरक्को में। तो इसको देखते हैं विवरण अच्छे से हिंदी में। मोरक्को के भूकंप से मरने वालों की संख्या 2100 हुई पार। अलहोज के प्रांत में सबसे अधिक मौत हुई। कहाँ मौत अधिक हुई? अलहोज के प्रांत में, ठीक है। ये बस इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये है कि मोरक्को में 2100 से अधिक मृत्यु हुई। और भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 6.8 तीव्रता की भूकंप थी। और 72 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिमी प्रांत से आया था वो कंपन। श्रृंखला के पहाड़ियों से पूरे गांव नष्ट हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बस इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने इसलिए लगा दिया कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी हिंदी में, और हिंदी माध्यम वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी है तो एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए, ये ना कि जो पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सब लेकर आऊँ, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हरियाणा केप 6 बैन ऑफ द मैरिज
विथ इन सेम विलेज लिव इन द रिलेशनशिप। हरियाणा केप 6 बैन ऑफ द मैरिज विद इन द सेम विलेज इन लिव इन द रिलेशनशिप में। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया गया हरियाणा के खापे की एक गांव में शादी लिविंग रिलेशनशिप पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। किस पर? लिविंग रिलेशनशिप पर मांग कर रहे हैं, किस प्रतिबंध लगाने के लिए? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है और मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम है। ठीक है, कौन सीएम है? मनोहर लाल खट्टर। और आगे देखते हैं, हरियाणा के जिंद में 23 खापों में प्रतिनिधियों ने रविवार की एक बैठक की और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में की मांग की कि ताकि राज्य के एक गांव को गोत्र और उपजाति के विवाह के प्रतिबंध लगाया जा सके तथा लिविंग रिलेशन संबंधों को अवैध मनाया जा सके। मतलब एक ही गोत्र में हमारा शादी होगा और एक ही बिरादरी में शादी के लिए हरियाणा जिंद के 23 खापे के लोगों ने मांग की है। ये इंटरव्यू के यूपीएससी के इंटरव्यू के लागे संबंध से पूछ सकता है कि क्यों मांग की, तो इसके विवरण में आपके राय क्या है, तो इसमें ज़रूर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये लाया है। ठीक है, देख सकते हैं। खापे के बीच 5 सदस्यीय समिति के सचिव ढेर सिंह संधू ने ग्रामीण हरियाणा में हिस्सों के एक गोत्र उपजाति के भीतर विवाह की अनुमति नहीं है। मतलब कि जिस जाति में है उसी में शादी करनी, जिस गोत्र में है उसी गोत्र में शादी करना होगा। ठीक है, और मानदंडों से विपरीत विवादों को जन्म दिया। सरकार ऐसे जोड़ों को पुलिस सुरक्षा देकर प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अभ्यास मतलब ये भी एक सही है, मतलब कि वहाँ की रूढ़िवादी सोच है कि जिस जाति में उसी जाति में शादी करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें खासकर जिद है कि रिलेशनशिप में सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनता है, उनमें विवाह नहीं होना चाहिए। अनुमत माता पिता की सहमति की अनिवार्य होगी। स्पष्ट रूप से माता पिता की सहमति अनिवार्य होगी। और हरियाणा के खापे के गांव के गोत्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मतलब जो लिविंग रिलेशनशिप में है उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और ट्रा उपजाति लंबे समय से, कौन जाति? ट्रा, लेकिन सरकार ने उनकी बात सुनने में विफल रही। ये अगर पूछ सकता है कि कौन सी जाति है जो मेंस के नज़रिए से कि हरियाणा में उस जाति के खिलाफ, या इथिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या इस पे कहानी के रूप में ला सकता है, या इस पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आरोप लगाया कि सरकार खापे को कमज़ोर करना चाहती है, जो वास्तव में छोटे मोटे विवादों को निपटाने की सुविधा देकर सरकार को सहयोगी के काम के रूप में सामुदायिक स्तर है। ठीक है, बस इसमें यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक जोर दिया गया महत्वपूर्ण मुद्दे पर सामूहिक निर्णय लेने के 23 सदस्यीय अध्यक्ष का मंडल का गठन किया गया। मतलब कि 23 सदस्यीय अध्यक्ष का, इसका 23 सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष का एक मंडल होगा, उसका गठन किया गया है इस मामले को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें दिया है क्या पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं ना, क्या है ये? स्टॉक टॉकिंग क्लाइमेटली। क्या है स्टॉक टॉकिंग क्लाइमेटली? इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? सुरक्षित और निष्पक्ष अनुचित ऑनलाइन व्यापार और विनियमित करने का प्रयास, प्रथाएं अतिदेय है। ठीक है, एक मिनट, ये है कि नहीं? क्लाइमेटली वाला है ना, इसका क्वेश्चन शायद ये नहीं है। इसका क्वेश्चन भारत विचार, एक मिनट दोस्तों बता देते हैं आपको कहाँ है इसका क्वेश्चन। शायद नहीं है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सारे हैं क्वेश्चन, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने शायद लगाया हुआ था कट ऑफ कर देख लेते हैं। हालांकि ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, कौन सा पढ़ लेते हैं तब पर भी हम लोग। ठीक है, ये पैटर्न के रूप में सुरक्षित और निष्पक्ष, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट तो मैंने वही लगाया है। ठीक है, डार्क पैटर्न के रूप में सुरक्षित और निष्पक्ष अनुचित व्यापार और विनियमित करने का प्रयास, प्रथाएं अतिदेय है। ये इकोनॉमिक के नज़रिए से बेहतरीन है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डार्क पैटर्न रूप में जाने जाने वाले घातक ई कॉमर्स व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के भारत में प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है। लंबे समय से अपेक्षित सेक्टर हितधारकों, उपभोक्ता वकालत समूहों के साथ सरकार परामर्श डार्क पैटर्न को रोकने के लिए विनियमित मसौदा दिशा निर्देशन के साथ समाप्त हो रही है। 5 अक्टूबर को सार्वजनिक टिप्पणियाँ मांगी गई है, 5 अक्टूबर को। ठीक है, जब ब्रिटिश उपभोक्ता अनुभव शोधकर्ता हैरी ने 2010 में डार्क पैटर्न शब्द को गूगल को एक सौम्य खोज
इंजन माना गया था। फेसबुक अब मेटा के लंबे समय से खोए हुए कनेक्शन के व्यक्तिगत रूप से अभूतपूर्व पहुंच को सक्षम किया है। ठीक है, मतलब कि ये गोपनीयता के बारे में, डार्क पैटर्न से ही सारे काम होते हैं। डार्क पैटर्न से वेपन डील होते हैं। ठीक है, उसके अनुचित व्यापार और विनियमित प्रयासों में प्रथाएं अतिथि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लाभ कमाने के काले पैटर्न उभरते रहे हैं इसे, लेकिन गोपनीय और समय, ऊर्जा और धन खर्च करने के परिणाम को उपभोक्ता जागरूकता अस्पष्ट थी। डार्क पैटर्न के उदाहरण तो तब से सर्वव्यापी हो गए हैं। उनमें उड़ान टिकट बुक करते समय यात्रा बीमा की ऑटो चेक मार शामिल है। ई कॉमर्स साइटों तक पहुंचने के लिए ईमेल या फ़ोन नंबर दर्ज करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जिनका उपयोग टेक्स्ट संदेश या ईमेल के जरिए किया जाता है। ब्लॉक करना मुश्किल हो जाए। जन्मदिन और शुभकामनाएं जो उपभोक्ताओं को अपने लिए उपहार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। ऑनलाइन कॉमर्स और अधिशेष लाभ कमाने के लिए अधिक जागरूकता के आगे बढ़ाने सरकार और सतत व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, संघर्ष कर रही है। देखो, डार्क पैटर्न को पहचानने के लिए और बचने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए। डार्क पैटर्न से ही जितने इलीगल काम होते हैं डार्क पैटर्न से होते हैं। उसे डार्क वेब भी कहा जाता है। ठीक है, डार्क वेब से वेपन डीलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जितने आतंकवादी गतिविधियाँ होती है उसी से होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी होती है। ये सब डार्क वेब के थ्रू आता है। इसको चलाना, इसको ऑपरेट करना बहुत ही अलग, और ये साइबर हैकिंग के मामले से संबंधित है। ठीक है, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुछ उचित कदम उठाए हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें डार्क पैटर्न के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी कि भारत में दिशा निर्देश, छूटी आवश्यकता और टोकरी चोरी, शर्मिंदगी की पुष्टि, जबरन कार्रवाई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा सदस्यता जाल की पहचान करने और रोकने के तरीकों को विस्तार का वर्णन है। भारतीय विज्ञान मानक परिषद में 2021 में रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि 50% से अधिक ई कॉमर्स साइटें अपने उत्पादों को बेचने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करती है। मतलब 50% से अधिक ई कॉमर्स, तो जो भी वस्तुएं हैं 50% से अधिक ई कॉमर्स साइटें अपने उत्पादों को बेचने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग करती है, जो वास्तव में चौथी औद्योगिक क्रांति का युग है। नेट प्रौद्योगिकी दिग्गजों ने अपने तीसरे पक्ष उत्पादों को बेचने के लिए व्यवस्थित रूप से डिजिटल उपभोक्ताकर्ताओं को व्यवहारिक पद चिन्ह एकत्र किए हैं, मुनाफा कमाया है। तो अक्सर सकल घरेलू उत्पादों को बड़ा होता है और कई राष्ट्र संयुक्त इस क्षेत्र में विनियमित करने के लिए भारत के अब तक प्रयास को रिसाव को रोकने के लिए ईंट मोटार व्यापारी के हितों की रक्षा तथा सीमित रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स साइटों की सोशल गोपनीयता। ठीक है, तब प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत डाटा गोपनीय की सुरक्षा आवश्यकता और व्यापक दृष्टिकोण के साथ उपभोक्ता को नए ध्यान केंद्रित और उपभोक्ता को विश्वास बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित, निःशुल्क और सुनिश्चित करना निष्पक्ष डिजिटल वातावरण है। ठीक है, सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं। इसको अच्छे से आप एक कीवर्ड बना लीजिएगा, छोटा छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने इसी के बारे में बोला था कि इन्होंने इस आज का ट्यूटोरियल द लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ द सबमरीटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ, भारत के विचार को नष्ट करने की बड़ी परियोजना है। किसने कहा है? ये एक वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने कहा। क्या इसमें एडिटोरियल में कहा गया है कि एक जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में एक साथ चुनाव कराने के लिए और नए प्रोत्साहन 2024 में होने वाले अगले आम चुनाव से पहले एक नौटंकी के रूप में खारिज करना खतरनाक हो सकता है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, और 1999 के बाद कई समिति या प्रस्ताव की जांच की है। इस 5 साल में एक बार एक चुनाव कराने के लिए स्थायी कराने और जो पिछले दशकों में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर इसके वांछनीय के बारे में बोलते हुए यह शायद पहली बार किसी उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने किया है। सबसे अमान्य नियुक्ति जिसका उद्देश्य सिफारिश पर वैधता की मुहर लगाना है। ठीक है, और चुनाव के दौरान हुए खर्चे और बचाने और प्रशासन की व्यवस्था को बचाने और यह विचार बेचा जा रहा है। तर्क मतलब कि इन्होंने कहा ये है कि चुनाव के खर्च और उनके प्रशासन के व्यवस्थान को, या और भी जो अन्य अलग अलग राज्यों में खर्च होते हैं, अलग अलग राज्यों में जो खर्च होते हैं, राज्य चुनाव, हर 2 साल पे चुनाव, उनको खर्च होते हैं, उनको एक साथ एक ही चुनाव में यूज किया जाए। ठीक है, इसलिए बोला है ये। पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक ही चुनाव मतलब कि एक ही कम खर्च और प्रशासन के व्यवधान से बचने की आड़ में बेचा जा रहा है। यह तर्क है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव की कड़ी मेहनत और सुशासन को बाधित करते हुए एक ऐसा खर्च है
वहाँ नहीं कर सकते। एक सरल तर्क यह है कि अभी तक मतदाता एक वर्ग को आकर्षित और नौकरशाहों को आवेदनशील शासन को नाखुश है। ठीक है, मतलब ये प्रशासन भी नाखुश है। ठीक है, नौकरशाही और असंवेदनशील शासन से नाखुश है। मतलब कि इन्होंने कहा कि प्रशासन के हुए व्यवस्था एक ही साथ कर देना चाहिए और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या चुनाव से संबंधित मुद्दे को लेकर इथिक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं चुनाव से संबंधित। और एक ही चुनाव एक ही बार में हो जाए तो इससे हमारे राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी और चुनाव में आने वाले खर्च से कितना बचा जा सकता है। ठीक है, इसके विवरण के बारे में बताया गया। ये चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप छोटा छोटा इसका नोट बना लीजिएगा कीवर्ड के रूप में, जिसको आप 150 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं आप। ठीक है, आप देखें इसमें और इन्होंने क्या क्या है, जो छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, आप लोग को ज़्यादा मतलब इसको पूरा रूप से पढ़ कर बोर नहीं करना चाहता हूँ। फिर एक साथ चुनाव कराने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य पक्ष में यह तर्क 1971 और 2004 के बीच मतदाता प्रतिशत पर किए गए एक अध्ययन के साथ आधारित है। इसमें दिखाया गया, मतलब 1971 और 2004 के बीच मतदाता प्रतिशत में किए गए अध्ययन के साक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, और चुनाव विचार के लिए केवल युक्ति संगत है। हालांकि उच्च मताधिकार भागीदार को स्वागत किया जाना चाहिए, अन्य तरीकों से बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ हिस्सों में उथल पुथल कर देंगे। ठीक है, कई विद्वानों का टिप्पणीकारों ने यह भी क्या बताया कि किसी न किसी सरकार को हटाने के लिए विधायिका और संवैधानिक शर्तों के साथ नियमों और संवैधानिक बदलाव की आवश्यकता होगी। निर्वाचन राज्यों के कार्यकाल में कटौती विस्तार, पहले दौर के बाद एक साथ चुनाव की स्थायी सुविधा बनाने के लिए सुनिश्चित अवधि वाली सरकारों की आवश्यकता होगी। विश्वास के प्रस्ताव को समाप्ति या सरकारों को हटाने के सुपर बहुमत या अधिक शक्तियों की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति राज्यपालों के हाथों में या ऐसे कठोर परिवर्तन संयोजन और परिवर्तन प्रस्ताव में संविधान की मूल संरचना में बदल देंगे। यह सब राज्य सरकारों को महत्व को कम कर देगा और साथ ही संघवाद के विचारों को झटका लगेगा। नई दिल्ली में शक्ति तदनुरूप और संकेंद्रण होगा। मतलब कि इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की कुछ बहुत सारी शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा और पूर्ण रूप से एक संघवाद के ऊपर, मतलब कि केंद्र के ऊपर निर्भर हो जाएगा। एक साथ एक चुनाव कराने से ये इनके विचार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विविधता को खत्म करने परियोजना संपूर्ण वन नेशन वन एजेंडा की राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है। इसमें यह संदेश दिया गया कि केवल एक सरकार, एक राजनीतिक दल, एक नेता ही भारत को बदल सकते हैं। इसमें यह कहा कि एक राजनीतिक दल, एक नेता भी भारत को बदल सकते हैं। वर्षों में सामाजिक और आर्थिक सेवा प्रदान करने के राज्य केंद्र सरकार लगातार किसी भी राजनीतिक प्रति भारतीय जनता पार्टी और असहिष्णुता जबकि समर्थक के रूप में प्रधानमंत्री बहुआयामी प्रक्षेपण में नए नेताओं को जो भारत में बदल देंगे। पहले नेता ने भी किया है। इस राजनीतिक परियोजना का हिस्सा भारत की विविधता और उसकी ताकत से वंचित करने का और बड़ा सुप्रसिद्ध वैचारिक एजेंडा है। इसके बजाय पूर्ण एकरूपता को महत्व दिया जाता है। एक राष्ट्र एक के साथ प्रमुख धर्म और प्रमुख भाषा, या यदि एक धर्म और एक भाषा एक धर्म एक भाषा एक वाला राष्ट्र नहीं है। मैंने इन्होंने ये कहा कि भारत में बहुत सारी धर्म विविधता है, अलग अलग विविधता है। इसमें आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। जब जहाँ यहाँ विविधता दिया है कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि, मतलब कि भारत में बहुत सारी विविधता है। इसमें भारत को एक रूपता, मतलब कि इनका राय है कि एक देश एक राष्ट्र एक पार्टी के रूप में अगर सरकार ये एक वन नेशन इलेक्शन करवा देती है तो इसकी क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। धार्मिक रूप से विविधता ख़त्म हो जाएगी, जिसमें एक ही समुदाय या एक ही धर्म को मान्यता दी जाएगी या उसे सर्वमान्य माना जाएगा। इसमें आपकी क्या राय होगी, इस पर आप डिस्कस कीजिए, आप इसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने भी बोली है और कुछ सोचने लायक है बात। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 साल पुराने विचार कार्यक्रम वाले राजनीतिक गठन को मैं इसमें किसी भी पार्टी का सहमति नहीं हूँ। आप अपने विचार अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए। ठीक है, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं।
100 साल पुराने वैचारिक कार्यक्रमों को राजनीतिक गठन के लिए पूरा करना आसान नहीं होगा। वर्तमान नारों में से एक को सिर बल खड़ा करते हुए और तो हजारों वर्षों से इतिहास वाली सभ्यता को चरित्र सरकार कुछ कार्यकाल के दौरान नहीं बदला जा सकता। ठीक है, संसद में उसका बहुमत कितना भी क्रूर क्यों ना हो, यह प्रयास की कमी के कारण नहीं होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का एजेंडा एकता को लागू करने, एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड आदि से कहीं आगे जाता है। यदि इसे लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रीकरण के स्थायी रूप से कई गुना बढ़ा देगा। मतलब कि उन्हीं का हक होगा 100%, राज्यों की उतनी भागीदारी या उतनी वर्चस्व ना होगा, इनका मानना है। तथा तदनुसार राज्यों को कमज़ोर कर देगा। ठीक है, मतलब यही बात है और जो इन्होंने कहा है। ठीक है, अब इस पे एनालाइज़ कीजिए और क्या क्या बातें बोला गया है इसको एनालाइज़ कीजिए मैं, और इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है। चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इथिक के इम्पोर्टेंस से भी पॉइंट ऑफ व्यू, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का। ठीक है, ये क्या है, रीडेबल एफर्ट टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कीवर्ड वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बांग्लादेश के चुनाव से संबंधित उतना ज़्यादा आने वाला है नहीं। ठीक है, हाउस वाइफ मेक अप ओवर 15% ऑफ इंडियाज़ फीमेल सुसाइड, मतलब घरेलू महिलाएं ही 50% घरेलू महिला सुसाइड करती हैं। ठीक है, इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में है। अब इसको हिंदी रूपांतरण में कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, कठिनाइयाँ ना हो, उसी की वजह से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, भारत में महिलाओं आत्महत्या में 50% से अधिक गृहिणी है, घरेलू महिलाएं हैं। ठीक है, क्यों है और इनकी आंकड़ाएँ क्या है, थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग विवरण से। 10 सितंबर को महिला को जोखिम के निम्न में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के, ये देखिए 10 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, महिलाओं के बीच जोखिम को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, और यह पहल 2003 से ही शुरू की गई है, मतलब कि ये पहल 2003 से शुरू की गई है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और इसको डेट याद रखिएगा। ठीक है, और इसी पर ये डाटा निकाला गया है आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में। ठीक है, इसे क्यों और किस लिए होता है इसके बारे में बताया गया। 2021 में 45,026 शिखर पर पहुंच गया है और आधे से अधिक गृहिणियाँ तालिका में कुल महिला आत्महत्या के गृहिणियों की हिस्सेदारी कई वर्षों से 50% से ऊपर बनी हुई है। मतलब कि इतने अभी 2021 की आंकड़ा है, इसमें 45,026 महिलाओं की मृत्यु हुई है। मृत्यु नहीं, इसे आत्महत्या कहेंगे। ठीक है, आत्महत्या, सुसाइड किया है। 2021 का रिपोर्ट है, NCRB का डाटा है ये। ठीक है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, छोटा छोटा की पॉइंट को आप निकालिएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा उसमें बड़ा लिखा नहीं जाता है, जितना स्मार्ट वर्क हो, जितना की पॉइंट हो उसको नोट करके लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसमें प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू निकालता हूँ। ठीक है, आप भी इसका जो कीवर्ड है इसके निकालिए। और इसमें कहा गया 2021 में प्रमुख राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक की सूची में शीर्ष पर है। मतलब कि दक्षिणी क्षेत्र में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु इसमें प्रमुख है। 2016 में ही पीटर मेयर इकोनॉमिक एंड ऑफ पॉलिटिकल वीकली उल्लेख किया गया था। ठीक है, अकेले गृहिणियों ने आत्महत्या पर दर पर विचार करने का समान प्रकृति बनी रहेगी। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा इसमें सबसे अधिक दक्षिणी क्षेत्र में हुआ है और आधुनिक दृष्टिकोण से पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को बीच टकराव, उनके विपरीत उच्च पारंपरिक अपेक्षाओं के प्रति विरोध कम के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 19-20 में विवाहित महिलाओं ने सामना की जाने वाली चुनौती परिस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, गतिशीलता, प्रतिबंध, वित्तीय स्वायत्ता, वैवाहिक नियंत्रण के साथ साथ शारीरिक, यौन और भावनात्मक
शोषण शामिल है। ये थोड़ा की पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किस लिए करती हैं, इनका चुनौतियाँ क्या क्या है, चुनौती के रूप में है ना, चुनौतियाँ हैं, नोट कर लीजिएगा इसे, क्योंकि चुनौतियों से फेस करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्नियों की धन कुंटलों में विशिष्ट प्रकार के नियंत्रण व्यवहार का है, ठीक है। 20% गरीब, 35% विवाहित महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है, ठीक है। ईर्ष्या गुस्सा दिखाया जाता है इसमें, ईर्ष्या गुस्सा की वजह से भी होता है कुछ। कई लोगों ने मदद मांगी इसमें, घरों के हिंसा के अनुभव करने वाले कई लोगों ने मदद मांगी, ताकि तालिका में 5 से पता चला, जबकि सबसे करीब 40% से कम विवाहित महिलाओं ने कहा कि अकेले बाजार में जैसी जगहों पर जा सकी थी। उस थोड़े उनमें से थोड़े कुछ हिस्सों में कहा गया है कि उनके पास पैसा है और जिसका वो उपयोग कैसे करना है वो तय कर सके, ठीक है। तो आंकड़े में क्या क्या है इसमें देखते हैं। गृह कलेश, घर का जो कलेश होता है ना, उसकी वजह से भी होती है। 2021 में 45,000 है, मतलब सबसे अधिक 2021 में है। उसके बाद 2020 में 44,000, 19 में 41,000 और 18 में 42,000, 17 में 40,000, तो 16 में 41,000। मतलब हर वर्ष इसकी आंकड़ा बढ़ती गई है गृह कलेश में। NCRB का ये रिपोर्ट है, आकस्मिक मृत्यु आत्महत्या रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और एकत्रित आंकड़ों का आधारित तय किया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कौन सा राज्य कौन सा इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकिएगा। मैं इस पर शारीरिक यौन में 35%, शारीरिक यौन में पंचम में क्या है, न्यूनतम 35% है, और स्रोत में मदद मांगी है 13% है। मतलब इसमें सबसे बढ़िया है, तालिका में दिया गया है। अब गरीबों, मतलब सबसे गरीब घरों और 35% विवाहित महिलाओं को किसी न किसी रूप में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। ये दुर्व्यवहार था, ये वुमेन एम्पावरमेंट के कहाँ गए, ह्यूमन कहाँ, एक मिनट दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर में क्या क्या है, इनकी दुविधाएं हैं कि, और क्या क्या है इनकी परेशानियाँ, चुनौतियाँ हैं, किस चीज़ को फेस करेंगे, किस चीज़ को इसको दूर किया जा सकता है। इसके ऊपर अच्छे से एक डाटा के रूप में एक मेंस के रूप में एक पेज का इसका नोट बनाइएगा, जिससे आपको वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्या क्या चुनौतियों को फेस करना है, इनके डाटा के रूप में एक एक चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। जिससे मेंस के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम के जितने भी हमारे दोस्त हैं, ठीक है, इसको अच्छे से एक क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को पॉज कर देखिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ठीक है। और एक ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विवाह शगुन योजना में मुख्यमंत्री ने जो इसकी राशियाँ थी वो 2,31,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, अगर 71,000 करके। ये डाटा थोड़ा इंटरप्टेड है, ठीक है। 31 से नहीं, ठीक है, 31 से बढ़ाकर 41 कर दिया गया, और अंत्योदय परिवारों को 51,000 से 71,000 कर दिया गया। एक है बातचीत 15 मसौदे से, मतलब यूक्रेन पर बनी सहमति, कांत, ठीक है। शेरपा हमारे कौन है, भारत के शेरपा कौन है, G20 के अमिताभ कांत हैं, जो रविवार को उन्होंने शिखर सम्मेलन में कहा कि G20 घोषणा में आम सहमति बनाने के लिए एक टीम ने 200 घंटे से अधिक लगातार बातचीत करनी पड़ी एक टीम से, ठीक है। संयुक्त सचिव इमाम था गंभीर और नागराज नायडू ने राजनीतिक और 30 द्विपक्षीय बैठकों में इसका विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर अपने समकक्षों के साथ 15 मसौदे वितरित की गई ताकि सर्वसम्मति बनाई जा सके। पहला दिन श्रीकांत ने कहा कि संपूर्ण G20 का सबसे जटिल हिस्सा भू राजनीतिक पैराव पर रूस यूक्रेन पर आम सहमति बनाना था, ठीक है। यह 200 घंटे नॉन स्टॉप वार्ता और 300 द्विपक्षीय बैठकों में 15 मसौदे पर किया गया। भारत इस विवादास्पद मुद्दे पर एक अप्रत्याशित आम सहमति बनाने के कामयाब रहा, जिसमें ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी उभरती अर्थव्यवस्था से सफलता तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। G20 के नेताओं ने घोषणा में यूक्रेन के
रूसी आक्रमण उल्लेख करने से परहेज किया गया। ठीक है, 300 से ज़्यादा घंटे इसमें बताया गया है और यूक्रेन रूसी आक्रमण उल्लेख करने से परहेज किया गया तो सभी राज्यों के क्षेत्रीय अखंडता और समरूपता सम्मान करने के सिद्धांत का पालन करने का सामान्य आह्वान किया गया है। ठीक है, मतलब कि कितने घंटा इसमें लगा, इसमें 200 घंटा। ठीक है ना, 200 घंटा नॉन स्टॉप और 300 द्विपक्षीय बैठक और 15 मसौदे पर विवाद पर किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। Russia FM praises India for the summit statement of the success G7 and EU countries were made of the compromise on Ukraine language by the developing countries, says Lavrov as a press conference full of the barbs about the West. He praised Global South for the being able to uphold to legitimate interest। अब ये तो आपको समझ में ना आया होगा जो हिंदी मीडियम के हैं, तो इतना तो आपको इंग्लिश आना चाहिए ना। ठीक है, तब पर भी आपको ये चीज़ कुछ समस्या को हल करने के लिए मैंने यहाँ पे लाया है। ठीक है, रूसी विदेशी मंत्री ने शिखर सम्मेलन में व्यक्तित्व को सफलता के लिए भारत की प्रशंसा की है। लावरोव ने पश्चिम के बारे में तीखी टिप्पणियों और भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकासशील देशों द्वारा G7 यूरोपीय संघ देशों की यूक्रेनी भाषा पर समझौता करने के लिए मजबूर किया गया तथा वैध हितों को बनाए रखने के सक्षम होने के लिए ग्लोबल साउथ की प्रशंसा की। लावरोव ने कहा कि भारत द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन पश्चिमी यूक्रेन संघर्ष और अपने एजेंडों को केंद्र बिंदु बनाने से रोक दिया। पश्चिमी यूक्रेन के संघर्ष को अपने एजेंडे को केंद्र बिंदु बनाने से रोक दिया, लावरोव ने कहा। तथा संघर्ष के कारण सैन्य और तकनीकी आपूर्ति में किसी बदलाव का इनकार किया। भारत ने $400 की मिसाइल प्रणालियों की डिलीवरी सहित उन्होंने कहा कि भारत ने रूस को निवेश के नए रास्ते देने का वादा किया है ताकि भारत के पास अरबों RU अधिशेष के उपयोग रविवार को न्यू डियोन में भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन में किया जा सके। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था, अभी आप पीछे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि 200 घंटे की लगातार बैठक और 300 द्विपक्षीय बैठक के दौरान किस मुद्दे को ना लाया जाए, रूस और यूक्रेन के मुद्दे को एक साथ ना लाया जाए, इस बैठक की आम सहमति की गई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे सफल बनाया गया और इन्होंने भी कहा कि इस मुद्दे को अहम नहीं बनाया गया, लावरोव ने कहा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, एक ही चीज़ है और ग्राफ को अड़े रहना है और रूस यूक्रेन की बातों पर ही निर्भर है। थोड़ा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आदित्य L1 कंप्लीट टू अनदर स्टेप इनटू जर्नी टूवर्ड्स सन, मतलब कि सूर्य पर आदित्य L1 क्या किया, अपना पहला चरण को एक और कदम पूरा कर लिया, मतलब अपनी यात्रा में एक और कदम को पूरा कर लिया। आदित्य L1 ने अपनी यात्रा को एक कदम और पूरा किया है। ठीक है, क्या क्या पूरा किया देखते हैं। इन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष यान पर पृथ्वी की ओर से तीसरी बार सफलता गुजरा और 2 और युद्धाभ्यास 15 से 18 सितंबर को निर्धारित है। ठीक है, मतलब कि इसरो का कहना है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर तीसरी बार सफलता गुजरा है। 2 और युद्धाभ्यास 15 और 18 सितंबर को निर्धारित है। ठीक, अंतरिक्ष इसरो ने बताया कि सूर्य की अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान तीसरी पृथ्वी लक्ष्य रविवार को तर्क सफलतापूर्वक किया है। पहला उसका जो लैंडिंग चरण उसको कंप्लीट किया है, तो टेलीमेटिक्स और ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क द्वारा किया गया। इसरो ने पोस्ट किया कि तीसरा और पैंतरबाजी स्ट्राइक बेंगलुरु से सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, आदित्य L1 ने 1.5 मिलियन की दूरी दूर रहेगा। पृथ्वी से लगभग आदित्य L1 कितनी की दूरी रहेगा, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा, जो पृथ्वी सूर्य की लगभग 1% है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 1% है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 296 किलोमीटर बताया गया। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। युद्धाभ्यास में आदित्य L1 ने ट्रांस लैग्रेजिएट सर्जन युद्धाभ्यास से गुजरने और कर्तव्य के लिए 110 दिवसीय प्रक्षेप पक्ष को शुरुआत का प्रतीक है। आसपास पर आगमन LY बिंदु पर अन्य युक्ति आदित्य L1 को
एलआई के चारों ओर एक कक्षा के भाग देगी और पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलित गुरुत्वाकर्षण स्थान है। आदित्य L1 लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर तक रहेगी, ठीक है, पृथ्वी से दूर है। और पृथ्वी सूर्य की ओर निर्देशित पृथ्वी सूर्य की दूरी का लगभग 1%, कितनी है तो 1% है, ठीक है। इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरह नए नए मतलब कि हर एक दिन हिंदू को हिंदी रूपांतरण में हिंदी माध्यम के लोगों के लिए, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए लाऊंगा। और हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।